हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन शॉर्ट इसे ई बोलेंगे और इसे डेल्टा एच ई जी बोलेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे वापस से रिवाइज करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल की जब भी बात करते थे तो मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते थे वैलेंस सेल से बाहर की ओर, ठीक है। और इस प्रोसीजर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते थे। पर जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो सारा जस्ट अपोजिट हो जाता है सब कुछ। अब क्या करना होगा, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एटम की गैसियस आइसोलेटेड एटम की वैलेंस सेल में ऐड करना होगा, ठीक है। पहले रिमूव कर रहे थे, अब ऐड करना होगा। तो जब रिमूव कर रहे थे तो एनर्जी की क्या होती रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी दी जा रही थी। और जब एडिशन किसी इलेक्ट्रॉन का करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उल्टा हो जाएगा उसका। उस रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि ऐसा करने से उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, लेस स्टेबल हो जाएगा। इसलिए उनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ नहीं होता, उनमें कुछ एनर्जी दी जाती है जिससे वो एक्सेप्ट कर पाते हैं बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनर्जी मैक्सिमम केसेस में एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स के केस में एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा उस केस में हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी that is released, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में रिलीज होगी, और गिवन ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू valence shell of isolated gaseous atom, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा या फिर दिया जाएगा, उसे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ये गैसियस आइसोलेटेड एटम ए है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया। जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे क्या बनेगा, गैसियस एनाइन बन जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो रिलीज्ड एनर्जी इसे ही हम क्या बोलेंगे, ई ए ऑफ ए बोलेंगे। इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो मैंने कहा मैक्सिमम केसेस में एनर्जी रिलीज होगी, और कुछ एक ऐसे केसेस है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स, उनमें एनर्जी देनी पड़ेगी। पर जब एक और इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे वैलेंस सेल में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे, उस केस में आपको एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैलेंस सेल में जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और उस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एटम के लिए, एनाइन के लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्या सीखा हमने कुल मिला के, लिख लेते हैं इस चीज़ को।
during addition of first electron to वैलेंस शेल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम में क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, रिलीज, या फिर कुछ एक केसेस ऐसे हैं उनमें क्या होगा, देनी पड़ेगी एनर्जी गिवन। लेकिन ड्यूरिंग addition of second electron to valence shell, energy is given, और ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है तो आपको एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं अब इस चीज को समझते हैं। देखो, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में आइसोलेटेड गैसियस एटम लेके आए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, O- एनाइन बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होती है 141 किलो जूल पर मोल। पर अब अगर O- में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या बनेगा, -2 एनाइन बनेगा। इस केस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो E होती है इसे E1 बोल देते हैं, रिलीज्ड एनर्जी, और ये गिवन एनर्जी। ये E2 हमेशा E1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी बोले कुल मिला के O से O-2 का बनना, O से O-2 का बनना कैसा प्रोसेसर होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। ठीक है, कुल मिला के एनर्जी जो रिलीज्ड एनर्जी है वो उसकी कंपैरिजन में जो गिवन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। और ऐसे जितने भी मल्टीपल नेगेटिवली चार्ज एनाइन जो हैं उनके फॉर्मेशन जब करेंगे तो हमें एनर्जी कुल मिला के देनी पड़ेगी। रिलीज्ड एनर्जी कम होती है और गिवन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऐसा बोल सकते हैं मल्टीपल नेगेटिवली चार्ज एनाइन का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिख लेते हैं इस चीज़ को। formation of multiple negatively charged anion is always an endothermic process। कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब ये मल्टीपल नेगेटिवली चार्ज एनाइन के कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। जैसे O-2 हो गया, N-3 हो गया, इसके अलावा ले सकते हैं C-4। ऐसे जितने भी मल्टीपल नेगेटिवली चार्ज एनाइंस जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उनमें एनर्जी दी जाएगी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन तब जब करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जो गिवन एनर्जी होगी वो रिलीज्ड एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है।
इस वजह से हमने बोला कुल मिला के एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अब कंपैरिजन करते हैं EA वर्सेस IB, आयनाइजेशन पोटेंशियल और EA में क्या रिलेशन होता है। फिर से वही गैसियस आइसोलेटेड एटम लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, गैसियस एनाइन बन गया और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन EA बोला। क्या बोला, ई को मैंने बोला EA ऑफ ए बोला, ए एलिमेंट की EA। अब इस रिएक्शन को जस्ट उल्टा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या हुआ, इस गैसियस एनाइन को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जिससे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और ऐसी जो एनर्जी होती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। तो हम इस ई को सेम टाइम पे हम ये भी बोल सकते हैं, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है। किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ए की है या ए माइनस की। तो ए माइनस की बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से हो रहा है, ए माइनस से हो रहा है। IB ऑफ ए माइनस गैस, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। अगर आप किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे एनाइन बनता है, रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सेम टाइम पे एनाइन से इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी हमने एनाइन को दी है, उससे इलेक्ट्रॉन उसमें से अगेन रिलीज हो गया है, उससे क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम की EA जो है वो एनाइन की IB के इक्वल होगी। न्यूट्रल एटम की EA जो है वो एनाइन की IB के इक्वल होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग EA को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जेड इफेक्ट की बात करते हैं। इन फैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन वैलेंस सेल में आसान होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान होता है वैलेंस सेल में, उनकी EA ज़्यादा होती है, उनमें रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरीके से ध्यान रखना है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान नहीं होता, उनमें रिलीज्ड एनर्जी कम होगी, तो उनमें बोला जाता है EA क्या होगी, कम होगी। चलिए आगे बात करते हैं जेड इफेक्ट की। जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जब भी इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन आसान हो जाएगा। इसका मतलब EA ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है जेड इफेक्ट EA पर, EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। पहले फैक्टर की बात की हमने। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर बात करें, एटॉमिक साइज जब भी इंक्रीज होती है तो इससे क्या हो जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। किसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। कैसे, छोटा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है,
और ये एक बड़ा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे एटम का साइज इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाता है। और अट्रैक्शन कम होगा तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए इसका अट्रैक्शन कम होगा, तो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल होगा तो ये कम बोलेंगे, आसान होगा तो ये ज़्यादा बोलेंगे। तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ये इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान नहीं होता। हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान नहीं होता, इसका मतलब उनमें ये क्या होगी, उस केस में कम होगी। ठीक है, तो एलिमेंट्स which have half or fulfilled electronic configuration addition of an electron will be difficult। इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे एलिमेंट्स में जिनमें हाफ और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा, उनमें एडिशन ऑफ एन अनदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिकल्ट, जैसे ये उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे आगे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।